नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट और उसके कुछ न्यूज़ के बारे में भी चर्चा करूँगा, क्योंकि उस न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी कंपनीज़ के अंदर क्या चल रहा है, वो न्यूज़ के बेसिस में ही आपको पता चलेगा। हाँ, मार्केट में बहुत सारे फेक न्यूज़ भी होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ भी होते हैं। तो मैं हमेशा ऑफ़िशियली वेबसाइट के माध्यम से आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। तो चलो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग आईआरएफसी नाम से जानते हैं। देखिए आईआरएफसी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, अराउंड 1,90,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो 31 के आसपास है। कंपनी का आरओसी, आरओई दोनों ही आपको बेस्ट लेवल में देखने को शायद ना मिले, मगर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी का आरओई आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। देखिए कोई भी फाइनेंस कंपनी में, कोई भी फाइनेंस और बैंक में हमेशा आपको आरओसीई नहीं देखना है। आरओसी नहीं देखने का मतलब है यहाँ पे अगर कोई कमियां भी देखने को मिले तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिएगा। आप हमेशा आरओई देखना, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना। रिटर्न ऑफ इक्विटी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी 15% के ऊपर है तो अच्छी बात है, 15% के आसपास है तो एक एवरेज माना जाता है। तो कोई बात नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और कंपनी के जो डेप्थ है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है, क्योंकि कंपनी डेप्थ इसीलिए लिया, क्योंकि कर्जा कंपनी इसीलिए ले रहा है क्योंकि कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है। उसको पहले खुद लोन लेना पड़ेगा, उसके बाद दूसरों को वो लोन देंगे। पर यहाँ पे दिक्कत थोड़ा सा यही है कि कंपनी के ऊपर जो 4,18,000 करोड़ के आसपास टोटल बोरिंग्स था, वो इस बार थोड़ा सा बोरिंग्स कम हो चुके हैं। मतलब कंपनी के बोरिंग्स कम इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने कर्जा थोड़ा सा कम लिया, जिसके चलते कंपनी के लोन भी थोड़ा सा कम दिया गया। और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, आप ध्यान से देखना, कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम हुआ। वही वो कारण है, कंपनी का कर्जा कम लेने के कारण कंपनी के लोन कस्टमर को कम दे पाए, उसके चलते कंपनी का इंटरेस्ट भी कम आ पाया। अभी कंपनी इसके ऊपर एक गुड न्यूज़ है, वो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है द सरप्राइज मतलब विनर्स इन द रेस टू 4 ट्रिलियन रुपीज का। तो एक बिग यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, एक बिग विनिंग्स देखने को मिला और इसके चलते कंपनीज के ऊपर एक धमाका ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता रहता है तो कंपनीज के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि मार्केट लगातार अपट्रेंड में है। उस बेसिस में मार्केट जितना अपट्रेंड होगा उतना ही ग्रोथ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से डेटा रिपोर्ट जो है वो कोई मेरे खुद का डेटा रिपोर्ट नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं, मनी कंट्रोल साइट के ऊपर इस डेटा को पब्लिश किया गया है। तो पूरा के पूरा क्रेडिट मनी कंट्रोल साइट को ही जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आरएफसी के ऊपर जिस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ, जिस तरीके से कंपनी के जर्नी स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ। वो रेंज को अभी तक टेस्ट नहीं किया तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं लिया। दूसरी बात, कंपनी इसके ऊपर लगातार एक सेलिंग पॉइंट देखने को मिला और फाइनली जो ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे लोगों को कहना है कि सर यहाँ से क्या बाउंस बैक कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करेगा, क्योंकि कंपनी का जो रेंज पहले बना था उस रेंज को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी एक पैटर्न्स कंपनी के ऊपर बन सकता है, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बन सकता है, क्योंकि इस हायर लेवल तक अगर घूम के गए तो कब बनेगा, उसके बाद एक शोल्डर बनेगा, तो एक बिग एंट्री में यहाँ पे जरूर लेने वाला हूँ। फिलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा कि वो इजीली ऊपर जाएगा, क्योंकि इसी लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसी लेवल से वो करेक्शन होने का चांसेस है। अभी देखना बाकी है कि वो कहाँ तक जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी है। मतलब नेगेटिव कमेंट्स मतलब उसके पोर्टफोलियो में शायद वो 2-3 साल पहले से वो खरीद के रखे हैं और आज भी कुछ मोमेंटम देखने को नहीं मिला, जिसलिए शायद वो लोग नाराज है, क्योंकि मुझे कमेंट्स में वही चीज़ अब मुझे देखने को मिला। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं, ये मार्केट है, यहाँ पे हम लोग यही सोचकर निवेश करते हैं कि जब भी निवेश करूँ तब से ही मेरा शेयर बढ़ना चाहिए है और मेरा शेयर मल्टीबैगर होना चाहिए। ऐसे अगर होता तो हर कोई तो मार्केट के ऊपर ही निवेश करता। आज टाटा, रिलायंस, अदानी, अंबानी, ये सारे व्यक्ति इतने मेहनत क्यों करता, वो सारे पैसे यहाँ पे लगा देते तो उसको तो डायरेक्टली प्रॉफिट मिल जाता ना। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में इतना आसानी से सब कुछ नहीं बनता। आप एक एक बात समझ लीजिए, आपका मान के चलिए कोई बिजनेस है, या बिजनेस मतलब 12 मंथ लेकर 1 साल होते हैं, तो 12 मंथ में 1 साल बनता है। तो 12 मंथ में जब 1 साल बनता है, क्या 12 मंथ में ही आपका बिजनेस सही में सही चलता रहता है?
हर मंथ में क्या सही में प्रॉफिट आपका सेम टू सेम और उससे भी ज़्यादा होता है? बिल्कुल नहीं। बिज़नेस के कैटेगरीज़ होते हैं, बिज़नेस के एक टाइम होते हैं। उसी तरीके से सीडीएसएल आज आपको शायद उतना ग्रोथ ना दिखे, एक टाइम सीडीएसएल देखने को मिलेगा आपको, ऐसे कंपनी धमाका करेगा कि रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। क्योंकि कंपनी का बिज़नेस मोनोपोली है, क्योंकि इसका जो मेनली बिज़नेस है, वो आप देखेंगे तो सीडीएसएल जो है, वो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ है और एक कंपनी है एनएसडीएल। ये दोनों कंपनी मार्केट में राज करेंगे क्योंकि सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास सारे के सारे जो इन्वेस्टर है उसके शेयर पड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी अगर कंपनी से आप ट्रेड करते हैं, कोई भी कंपनी को खरीदारी करते हैं और किसी भी ब्रोकर के माध्यम से खरीदारी करते हैं, तो मान के चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे ज़ीरोधा के ऊपर आपका आपका अकाउंट है और आपने किसी कंपनी से शेयर खरीदारी किए, तो वो डायरेक्टली शेयर किसके पास चला जाएगा? ज़ीरोधा के पास नहीं। फास्ट 1-2 दिन तो आपको ज़ीरोधा में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो होल्डिंग है, वो होल्डिंग किसके पास चला जाएगा? सीडीएसएल के पास चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर कल जाकर ज़ीरोधा बंद भी हो जाए, बंद तो नहीं होगा, मगर पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर बंद भी हो जाए तो अ, आपको कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो सिक्योरिटी है स्टॉक का, वो सीडीएसएल लेके रखा है। तो इसी कारण के वजह से एक पॉजिटिव थिंकिंग आपको हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में पहले 2% से लोग भी निवेश नहीं करते थे। आज 3.5% के आसपास लोग डायरेक्टली इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। तो ये निवेश बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि यूएस मार्केट में 55% लोग डायरेक्टली इक्विटी में निवेश करते हैं और चाइना में 33% लोग इक्विटी में निवेश करते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा अभी भी गैप ऑफ पीरियड है। इस गैप को अगर फिल अप किया जाए इंडियन मार्केट से, तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी हो सकता है। बाकी सीडीएसएल के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको हमेशा पॉजिटिव दिखेगा, पिछले सालों की तुलना से भी अच्छा दिखेगा और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ते चले गए। तो बेस्ट तरीके से एक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो भी देखेंगे, कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी के बोरिंग्स भी एकदम ना के बराबर देखने को मिले, जीरो बोरिंग्स है और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और मजेदार बात यही है कि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट भी किया, 180 करोड़ के आसपास। तो बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले। तो बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कोई डिसीज़न लीजिए। क्योंकि कंपनी इसके ऊपर जो जो चार्ट पैटर्न बना है, उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी इसके ऊपर जो ट्रेड बना था, तो फाइनली वो टारगेट को अचीव किया। क्योंकि देखिए यहाँ पे शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे देखिए किस तरीके से टारगेट को अचीव किया। और टारगेट कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं था, 38% का टारगेट था, वो सिर्फ 43 डेज़ में कंपनी कवर किया। तो इतना शानदार टारगेट मिलने के बाद बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि सर कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर काम हो रहा है, कंपनी उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है। देखिए टाइम देना पड़ेगा, ये मार्केट है। देखिए पहले कितना धमाका हुआ, कोविड के बाद कितना धमाका हुआ, तो इतना धमाका होने के बाद क्या कंपनी हमेशा धमाका करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। फाइनली वो लेवल को तो ब्रेक किया है, जिसका हाई लेवल था, तो वो उसको रिटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद ऊपर जाने का वो कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इसी लेवल से वो रिटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक बार मार्किंग आपको कर दूँ, तो क्यों इस लेवल से वो रीबैक कर रहा है? क्योंकि यही कारण है कि कंपनी यहाँ से रिटेस्ट किया, 1 बार, 2 बार रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाने का वो कोशिश कर रहा है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज़, जिसको हम लोग कैम्स नाम से जानते हैं। देखिए कैम्स भी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। कैम्स और सीडीएसएल देखा जाए दोनों ही बेस्ट कंपनी मुझे लगता है, क्योंकि कैम्स एक ऐसी कंपनी है जिसका फ्यूचर में ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि कैम्प्स के माध्यम से म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब ये टोटली म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी है। देखा जाए तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, तो उसका ट्रांसफ़र करने का एजेंसी इसी के माध्यम से होते हैं। तो डायरेक्टली कमीशन कंपनी को मिल जाता है और उसी कमीशन से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता है। अगर क्वार्टर रिजल्ट दिखा दूँ, तो कंपनी के देखिए सेल्स में कभी भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। लगातार सेल्स और एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट वो भी 74 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते 86 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिला। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट दिख जाएगा। तो प्रोमोटर के पास अभी होल्डिंग इसीलिए नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। सॉरी, प्रोमोटर के पास सारे के सारे माल उन्होंने बेच दिया। प्रोमोटर के पास होल्डिंग इसीलिए देखने को नहीं मिला और उसी माल का फ़ायदा किसने उठाया? डायरेक्टली एफआईज़ ने उठाया। तो क्या एफआईज़ बेवकूफ़ है कि वो हमेशा खुद के होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं? तो जो लोग मुझे कमेंट्स किए थे कि कैम्स बेकार कंपनी है, कैम्स उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते, तो उसके लिए बता दूँ कि आपके पास पेशेंस नहीं है।
तो पेशेंस होगा तो ही आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि मार्केट किसके पास पेशेंस है उसको पहले चेक करते हैं, उसके बाद उसको पैसा देता है। क्योंकि लंबा जर्नी के हिसाब से देखें तो मान लेता हूँ कंपनी लास्ट 2 ईयर्स से कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, मगर एक चीज़ को नोटिस करना, कोविड के बाद कंपनी किस तरीके से धमाके किया। कोविड के बाद लिस्टिंग हुआ, उसके बाद देखिए रॉकेट बना, और उसके बाद कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद यहाँ पे जो पैटर्न्स बना, यहाँ पे देख सकते हैं, शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद फिर से दोबारा शोल्डर बना। तो शोल्डर बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, और मेरा एंट्री लेवल इस जगह पे है, और मैं जो इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो लाइफ टाइम हाई के नीचे है, अराउंड 3899 तक मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। देखिए, कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हो, आप आपके हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए। मैं खुद के रिस्क के हिसाब से काम करता हूँ। अगर आपको काम करना है इस कंपनी के ऊपर, आपके जो एडवाइज़र है, उसके साथ एक बार बातचीत करके ज़रूर काम करिए। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जेएम वॉरियर्स लिमिटेड। तो जेएम वॉरियर्स के ऊपर जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, क्योंकि एक 1:4 रेशियो का यहाँ पे बोनस कंपनी अनाउंसमेंट करने वाला है। तो 1:4 रेशियो का बोनस यहाँ पे कंपनी देने वाला है। तो जिसके लिए मैं बता दूं, कंपनी इसके ऊपर एक पॉइंट्स को याद रखना कि जेएम वॉरियर्स जो है, इसके ऊपर जो कंपनी का बोनस देने का अनाउंसमेंट आने वाला है, उससे पहले कंपनी का वॉलेटिलिटी देख लीजिए। इसको पहले देखकर ही इस तरीके से डिसीजन लेना, क्योंकि कंपनीज के ऊपर किसी भी किसी भी स्प्लिट बोनस दिया जा रहा है, इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी रिटेल पब्लिक को बने रहने के लिए ही इस तरीके से अपडेट दिया जाता है। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर तो नहीं, प्रोमोटर के बाद तो पब्लिक तो नहीं है, सॉरी, एफएसओडीएस तो नहीं है, टोटली देखा जाए तो पब्लिक है। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी पब्लिक को खुश करने के लिए इस तरीके से अपडेट्स देते रहते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, और आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। आपको अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को एक बार खुद के ऊपर भरोसा करके ही, खुद के रिस्क के हिसाब से ही काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।